लास्ट क्लास इंडक्टिव के एप्लीकेशन पे बात कर रहे थे एंड इंडक्टिव के एप्लीकेशन में मैंने डिस्कस कर दिया था आपको बेसिक स्ट्रेंथ तक आ गए थे, एसएटी के सवाल भी कर लिए थे और बेसिक स्ट्रेंथ तक आ गए थे। बेसिक स्ट्रेंथ में पहला पॉइंट ये था कि इफ नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर स्टेबल लेस बेसिक। पहला पॉइंट ये था, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इफ लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर स्टेबल लेस बेसिक, कंसेप्ट इज एप्लीकेबल अलोंग द पीरियड, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो। एंड देन सेकंड था, इफ नेगेटिव चार्ज ऑन बिगर साइज एटम, नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर ऑन बिगर साइज एटम मोर स्टेबल लेस बेसिक, कंसेप्ट इज एप्लीकेबल डाउन द ग्रुप। इसके बाद थर्ड पॉइंट आ गया था कि थर्ड पॉइंट में पहले तो ये देखो, इफ एटम, फिर से रिपीट कर रहा हूं, हैविंग नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर आर सेम इन ऑल स्पीसीज, अगर सारे स्पीसीज में जिस पे लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है वो सब में सेम है, जैसे यहां पे बोला था y माइनस है और ये ए बी सी डी से, या y माइनस है या फिर सिंपली y है लेकिन लोन पेयर है, और यहां भी y माइनस है या सिंपली y है, न्यूट्रल भी हो सकता है, ई एफ जी एच से जुड़ा है ना। अगर ऐसा है तो इस केस में देखो पहला दूसरा कंसेप्ट नहीं लगेगा, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों y ही है, नेगेटिव चार्ज ऑन बिगर साइज एटम ये भी कंसेप्ट नहीं लगा सकते। तो यहां पर हमें ये देखना पड़ेगा कि इस केस में बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर, याद आ रहा है। और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ए बी सी डी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिपेंड करेगा जो ग्रुप्स अटैच है उस पे, उसके प्लस आई पावर पे, और जो ग्रुप्स अटैच है वो माइनस आई पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई पावर एंड माइनस आई पावर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो इन दोनों में बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है और ऐसा गिवन है कि ए बी सी डी जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स है, प्लस आई ग्रुप है ए बी सी डी, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव ऑलरेडी है और 4 बार और नेगेटिव आ गया, बोलो। तो एक्यूमुलेशन ऑफ लाइट चार्ज डिस्टेबलाइज द सिस्टम, यहाँ नेगेटिव ऑलरेडी है और ये सब विड्रॉइंग नेचर का है मान लेते हैं, ई एफ जी जो है एच विड्रॉइंग नेचर का है, तो नेगेटिव है और यहाँ 4 बार प्लस आ रहा है, डेल प्लस प्लस आई माइनस आई, सही से समझाया मैंने। तो अब बताओ क्या लग रहा है, y का साइज और y के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे तो डिसाइड नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो ग्रुप अटैच है उसने रिलीजिंग है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा। अब खुद सोचो, लॉजिकल लगेगा, यहाँ कहीं H प्लस है तो H प्लस ज्यादा जल्दी किधर जाने वाला है, इधर, क्योंकि यहाँ एक तो नेगेटिव है और नेगेटिव जमा हो रहा है, तो H प्लस को लगेगा इधर चल जल्दी इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। या फिर यहाँ नेगेटिव है और नेगेटिव जमा हो रहा है तो ये चाहेगा अपना लोन पेयर जल्दी से डोनेट कर देना, बेस वो अच्छा है जो जल्दी अपना लोन पेयर दे दे या जल्दी H प्लस ले ले, इसीलिए बेसिक स्ट्रेंथ का क्या कंसेप्ट हो गया, ज्यादा अच्छा बेस कौन हो गया, ऑब्वियसली जहां पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं। यहां तक समझ गए। अब इस पे क्वेश्चंस हमने करना शुरू कर दिया था, उससे अलग क्वेश्चन पे जाते हैं, है ना। जैसे मान लो प्राइमरी एमीन है ना, सेकेंडरी एमीन है, टर्सरी एमीन। अब देखो बेसिक स्ट्रेंथ, तो जिस पे लोन पेयर है वो किससे जुड़ा है, यहाँ पर एक लीनियर चेन से, दो हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन ये लीनियर चेन वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। यहाँ पे एक तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, यहाँ दो तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, और यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां पर हो गया, ध्यान रखना इन गैस फेज, ये कंसेप्ट लगाना, इन गैस फेज
हर जगह नहीं, एक्वस मीडियम में चीजें बदलेगी। इन गैस फेज, है ना, ये ऑर्डर होता है। एक्वस मीडियम में चीजें थोड़ी बदल जाती, ठीक है। अगर कोई बोले गैस फेज में बेसिक स्ट्रेंथ एलिफेटिक एमीन का बताइए, तो प्राइमरी एमीन, है ना, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन। गैस फेज में ये सीक्वेंस है, रट के रखना है इसको। सबसे इन गैस फेज, समझ गए। नाउ बात करते हैं इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में क्या होता है, देखो एक्वस मीडियम में जो एक्चुअल ऑर्डर है वो थोड़ा समय में लिखता हूं, लेकिन एक्वस मीडियम में क्यों चीजें बदल जाती है वो समझाता हूं। अगर मान लो प्राइमरी एमीन है, या अमोनिया से शुरू करते हैं एक्वस मीडियम में, अमोनिया से शुरू करते हैं, अमोनिया भी ले लेते हैं। मतलब इन गैस फेज डायरेक्टली क्या बोलोगे बच्चे, कंसेप्ट क्या है, इन गैस फेज बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बस ये लगा देना और कुछ नहीं लगाना। प्रोवाइडेड, वो कंसेप्ट तब लगाना प्रोवाइडेड हर जगह पे नाइट्रोजन ही है, सभी नाइट्रोजन के हाइब्रिडेशन सेम है, sp3 है। ये कंसेप्ट कब लगाएंगे, जब पहला दो पॉइंट कौन सा था, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर स्टेबल, लेस बेसिक, अप्लीकेबल इन पीरियड, नेगेटिव चार्ज ऑन बिगर साइज एटम या लोन पेयर ऑन बिगर साइज एटम, मोर स्टेबल, लेस बेसिक, अप्लीकेबल डाउन द, वो दोनों नहीं लग रहा है तब, है ना। यहाँ पे बहुत सारी चीजें धीरे धीरे सीखोगे। अगर लोन पेयर लोकलाइज्ड है, सारे एलिफेटिक एमीन है, हर जगह पे लोन पेयर फिक्स्ड है, कहीं जा नहीं रहा है, रेजोनेंस वगैरह नहीं कर रहा है, वो भी एक कंसेप्ट है। अगर हर जगह एलिफेटिक एमीन है, लोन पेयर कहीं नहीं जा रहा है, हर जगह पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और सारे नाइट्रोजन sp3 हैं, ये सारे के कंसेप्ट के बाद ये लगते हैं, ठीक है। एंड सेम उसके बाद भी इन एक्वस मीडियम, देखो अमोनिया जब वाटर में रखोगे या जब H+ के कांटेक्ट में आएगा, जनरली वो H+ लेगा एसिड से और वो पूरा सिस्टम होगा वाटर में, तो बन जाएगा क्या, अमोनियम आयन, समझे, बन जाएगा क्या, अमोनियम आयन। अमोनियम आयन ना वाटर में बहुत ज्यादा हाइड्रेट हो जाता है, वाटर में अमोनियम आयन बहुत ज्यादा सॉल्वेट हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली प्राइमरी एमीन भी, ये तो पहला हो गया। अगर मान लो प्राइमरी एमीन का बात करें और ये H+ लेता है, तो क्या बना देगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन, ये भी H बॉन्ड शो करेगा बच्चे, क्योंकि वाटर में पड़ा हुआ है ना। अगर आप लेते हो टर्सरी एमीन और सॉरी सेकेंडरी ना, सेकेंडरी एमीन लेते हो, ये H+ लेगा, क्या बना देगा, R R R प्लस यहां रहेगा, यहां एक H आ जाएगा, यहां भी H बॉन्ड हो रहा है, लेकिन एक ही H बॉन्ड हो रहा है, बोलो 2H ना, सॉरी 2H होगा, एंड यहां पे 2 बार H बॉन्ड बन रहा है, देखो समझिएगा क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। जो अमोनिया है उसका कॉन्जुगेट एसिड वाटर में बहुत ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ द हाइड्रेशन और H बॉन्ड। प्राइमरी एमाइन का कॉन्जुगेट एसिड भी स्टेबल है बिकॉज ऑफ H बॉन्ड। सेकेंडरी एमाइन का कॉन्जुगेट एसिड भी थोड़ा बहुत स्टेबल है, हाइड्रेशन तो हुआ ही है अभी भी। व्हाट अबाउट टर्सरी, टर्सरी अगर एमाइन है वो H+ लेगा, अपना लोन पेयर दे देगा, ये भी देखो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन बनेगा, एंड दिस विल आल्सो फॉर्म H बॉन्ड। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इधर हटा सकते हैं बातें, एक्वस मीडियम में डायरेक्ट रिजल्ट लिखने जा रहा हूं, आप समझना ऐसा क्यों है। देखिए एनसीईआरटी का लाइन पे भी पढ़ेंगे आपके सामने, मुझे बताओ पहला दूसरा कंसेप्ट लग रहा है क्या, इफ इन ऑल एलिफेटिक एमाइन
lone pair on sp3 nitrogen and everywhere lone pair is localized, everywhere is lone pair is localized, है ना, that is concept 1 and 2 not applicable, not concept 1 and 2 कौन सा वाला जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला और साइज वाला, then in gas phase बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, ये तो गैस फेज का कंसेप्ट है पहला। दूसरा कंसेप्ट इन एक्वस मीडियम, गौर करना अभी लिखना कुछ नहीं है, सब लोग बोर्ड पे ध्यान दो। इन एक्वस मीडियम बेस्ड ऑन इंडक्टिव इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ओनली एंड दैट इज बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, अमोनिया सबसे कम, प्राइमरी एमीन थोड़ा ज्यादा, सेकेंडरी एमीन और ज्यादा एंड टर्सरी एमीन सबसे ज्यादा। क्यों ऐसा, देखो लॉजिक है यहाँ पे, देखो ना सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर है, कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, प्लस आई माइनस आई मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन हैविंग लोन पेयर। अभी लिखो मत प्लीज, ध्यान दो इधर। गैस फेज में तो हमेशा क्या कंसेप्ट लगता है, सिर्फ प्लस आई, लेकिन एक्वस मीडियम में प्लस आई और सॉल्वेशन दोनों हैं। अगर एक्वस मीडियम में बात करें तो बेस्ड ऑन इंडक्टिव इफेक्ट किस पे डिपेंड करेगा सिर्फ, और उसके बेसिस पे बेसिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां होगा बताओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां पर होगा, एक्वस मीडियम में। यहां पे देखो तीनों हाइड्रोजन कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ा रहा है, लेकिन यहां पर अगर डायग्राम के हिसाब से देखोगे तो 3 प्लस आई जुड़ गया ना यहाँ पे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा कि नहीं, जिस पे लोन पेयर है वहां और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई। तो इफ इन एक्वस मीडियम ओनली कंसिडरिंग इंडक्टिव इफेक्ट, ऑर्डर विल बी 3 डिग्री सबसे ज्यादा, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड देन अमोनिया, राइट। नाउ यहां पे ओनली बेस्ड ऑन इंडक्टिव इफेक्ट, नाउ लिख रहा हूं ओनली बेस्ड ऑन hydration of conjugate acid, hydration of conjugate acid, that is stability of conjugate acid, stability of conjugate acid। मुझे बताओ अगर हम देखें तो ये H प्लस लेने के बाद जो अमोनियम आयन बना रहा है वो हाईली स्टेबल है बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन। अच्छा ये बताया था कि अगर कोई बेस है उसका कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल है तो फटाफट वो H प्लस ले लेगा, stable the conjugate acid, stronger the corresponding base, just like acidic strength वाला concept, stable the conjugate base, stronger the corresponding acid, वो concept था। अगर आप conjugate acid के stability के हिसाब से देखोगे ना बच्चे, तो basic strength होना चाहिए अमोनिया, है ना, RNH2, R2NH, सबसे स्टेबल conjugate acid अमोनिया का बनता है, और लीस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड किसका बनेगा, टर्सरी। देखो उसका हाइड्रेशन भी नहीं हुआ, उधर लिखा है हमने। इन शॉर्ट इन एक्वस मीडियम तीन बातें हैं, पहला बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, दूसरा प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, एंड तीसरा है ना साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप ऑल्सो, जो आर ग्रुप है ना उसके उस पे भी डिपेंड करेगा। रीजन तो बनना आर क्या है, जिसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर ये आर बहुत बड़ा होगा ना ये वाला पार्ट, तो ये दोनों एच भी उतना ज्यादा हाइड्रेट नहीं होगा, ये तीनों। आर अगर बहुत बड़ा है, आर जो है ना हाइड्रोकार्बन पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है, अगर ये बिगर होगा साइज में बहुत बड़ा होगा तो वाटर को आने नहीं देगा जल्दी। जैसे जैसे आर का साइज बढ़ेगा हाइड्रेशन और कम होता जाएगा। नो डाउट कि इसके पास तीन एच है,
कॉन्जुगेट एसिड के पास, और ये मिथाइल है, और यहाँ पे 3H और ये इथाइल है, तो 3H और मिथाइल के केस में हाइड्रेशन ज्यादा होगा, 3H और इथाइल के केस में हाइड्रेशन थोड़ा कम होगा। अगर मान लो यहाँ पे जैसे 4 मिथाइल है और 1 हाइड्रोजन है, और यहाँ चारों 3 मिथाइल है 1 हाइड्रोजन है, और ये तीनों इथाइल और हाइड्रोजन होता, कहां पे हाइड्रेशन ज्यादा होता? इनका अगर साइज छोटा हो आर का, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट घट गया तो वाटर थोड़ा डेयर कर पाएगा सामने आने का, समझ में आया? तो इन एक्वस मीडियम पूरा कंसेप्ट क्या है कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक एमीन हैविंग लोन पेयर ऑन sp3 कार्बन एंड नो वेयर रेजोनेंस एंड ऑल, क्या कंसेप्ट है? किस पे डिपेंड करेगा? प्लस आई ऑफ आर, बोलो। दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, दैट इज हाइड्रेशन, एंड तीसरा साइज ऑफ आर, दैट इज स्टेरिक, ऑल्सो स्टेरिक क्राउडिंग, है ना? इन तीनों के बेसिस पे रिजल्टेंट डिसाइड होता है, एंड रिजल्टेंट ऑर्डर, है ना, रिजल्टेंट बेसिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री एंड देन अमोनिया। ये तब जब R क्या है? छोटा ग्रुप है, मिथाइल है, और यही बेसिक स्ट्रेंथ चलता है 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री एंड देन अमोनिया जब R बड़ा ग्रुप है, इथाइल एंड बिगर, और भी बड़ा हो सकता है। एनसीईआरटी में यही डेटा दिया तो यही लिख के रखते हैं, लेकिन अगर R बहुत बड़े ग्रुप है तो यही ऑर्डर आएगा। क्लियर है? R अगर छोटा ग्रुप है, मिथाइल है, पता है एनसीईआरटी का लाइन, एनसीईआरटी किसी के पास सेकंड पार्ट क्लास 12, एनीवन? कौन सा? एक्वस मीडियम में एक बार डेटा वेरीफाई करना, थोड़ा देख लेते। फिलहाल इसके लिए तो सही है, इथाइल मिथाइल के लिए वही लिख के रखते हैं अभी फिलहाल के लिए। मैं क्या बोल रहा हूं, आप एनसीईआरटी अगर पढ़ोगे बेसिक स्ट्रेंथ में, एमाइंस चैप्टर है ना, एमाइंस चैप्टर देखो, यहाँ ये वाला पेज आज का होमवर्क रहेगा, आज घर जाके पेज पढ़ना है। एमाइंस में यहाँ पे है 13.6 ओल्ड एनसीईआरटी में, यहाँ पे लिखा है बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस। क्या लिखा है? तो ये पूरा पेज पढ़ना है, एक एक लाइन ये पूरा पढ़ना है। फिर यहाँ पे देखो लिखा है, ये वाला पैराग्राफ में जो भी एक्सप्लेन किया वो यहाँ लिखा है। क्या लिखा है देखो, दस देयर इज ए, पहले पूरा से लिख देता हूं, based on the stability, based on the nature of alkyl group, electron density will be more on nitrogen when it is 3 degree followed by 2 1 and ammonia, right? लेकिन आगे लिखा है greater is the stability of substituted ammonium cation, substituted ammonium cation मतलब conjugate acid, एनसीईआरटी का लाइन है, greater is the stability of substituted ammonium cation, stronger should be the corresponding amine as a base. Thus, the order of basic strength of aliphatic amine in aqueous medium must be ammonia, then primary, secondary and tertiary, क्योंकि tertiary का जो conjugate acid है उतना stable नहीं है। आगे लिख रहा है which is opposite to the effect inductive effect based order। inductive में क्या चल रहा था? 3 सबसे ज्यादा था, क्योंकि इस केस में नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा थी। अरे यस नो? फिर से आगे देखो, secondly when the alkyl group is small like methyl, ध्यान से सुना, secondly when alkyl group, वो R group, when alkyl group is small like methyl there is no steric hindrance to H bond। अगर R group छोटा है ना तो there is no steric hindrance to H bond, है ना? In case the alkyl group is bigger than methyl there will be steric hindrance to H bond। एनसीईआरटी का लाइन है, मिथाइल से बड़ा हो गया, इथाइल प्रोपाइल वगैरह हो गया तो H bond में steric hindrance होगा। Therefore the change of nature of alkyl group from methyl to ethyl, है ना, results in the change of order of basic strength। अगर साइड में मिथाइल है तो 213 और साइड में इथाइल है तो 231, ये है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो एसेशन रीजन बन सकता है कि thus there is a subtle interplay of inductive effect, solvation effect and steric hindrance of alkyl group which decide the basic strength of alkyl amine, है ना, in aqueous state। So what is the result? तुम्हारे अब कंट्रोल में कुछ है नहीं, डेटा याद करना पड़ेगा। हम इंडक्टिव का माने तो 3 to 1 आना चाहिए,
हाइड्रेशन का माने तो 1 2 3 आना चाहिए, चलता है रिजल्टेंट पे। इसीलिए एक्वस मीडियम एलिफेटिक एमीन का क्या है, समझ गए क्या ऑर्डर है, सब लोग समझ पा रहे हो। अगर आर ग्रुप साइड ग्रुप छोटा है तो 213, लास्ट में अमोनिया, 213 मतलब 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, और आर ग्रुप अगर बड़ा है इथाइल है तो 231, 2 डिग्री, हमेशा 2 डिग्री ही ज्यादा है, 2 डिग्री एक्वस मीडियम में जीत रहा है। लेकिन गैस फेज में क्या बच्चे, हमेशा 3 to 1, गैस फेज में हाइड्रेशन देखना ही नहीं है, सिर्फ प्लस आई के बेसिस पे आंसर करना है। क्लियर है। अभी हम ये क्वेश्चन मान के चलो जो डिस्कस किया है कंफर्म आ सकता है, कंफर्म, इस अंदाज में बोल रहा हूं, भूल नहीं जाना है। ध्यान रखना वहां फेज जरूर पढ़ लेना, गैस पूछा है एक्वस पूछा है क्या है। अगर क्वेश्चन आ गया कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ और मीडियम मेंशन नहीं है तो तरीका तो सही नहीं है पूछने का क्वेश्चन ऐसे, मतलब मीडियम मेंशन रहना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो एक्वस मीडियम में आंसर करके आना है, गैस फेज में नहीं, ठीक है। नहीं है तो है ना, मोस्टली मेंशन होना चाहिए। जनरली क्वेश्चन का फ्रेमिंग मीडियम के साथ ही होना चाहिए, मीडियम अगर मेंशन नहीं है तो एक्वस मीडियम में आप आंसर करके आ सकते हो, ठीक है। मीडियम अगर मेंशन नहीं है तो आप एक्वस मीडियम में आंसर करके आ सकते हो, ओके। नाउ सी, सब लोग इधर ध्यान दीजिए। अभी देखिए क्वेश्चन इसको करना है आंसर, बेसिक स्ट्रेंथ बताना है आपको, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ बातें नहीं, चलो ये 4 दे दिया। व्हाट कैन बी द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस, देखो पहले तो ये चेक करो क्या लोन पेयर हर जगह पे लोकलाइज्ड है, तो अभी वो पढ़ा नहीं है पार्ट, रेजोनेंस में भी सिखाएंगे। फिलहाल के लिए मानना है हर जगह पे लोन पेयर लोकलाइज्ड है, उसमें डाउट नहीं है। अगर हर जगह पे लोन पेयर लोकलाइज्ड है तो मोस्टली है ना 2 डिग्री, फिर कौन सा 3 डिग्री बोल दो, 2 डिग्री तो अभी भी सबसे ज्यादा बोलो, है ना 2, फिर देखो साइड में इथाइल नहीं है लेकिन फिर भी चलेगा, 2 3 1, एंड सबसे लास्ट में 4 इसलिए क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है नाइट्रोजन की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, मतलब पहला कंसेप्ट लगने लगा ना। देखो पहला 3 में हर जगह पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, कैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हर नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए, एक लोन पेयर है, लेकिन इस नाइट्रोजन के बारे में बताओ कितना दिख रहा है आपको, 2 ही तो सिग्मा दिख रहा है और एक लोन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन बदल गया ना इसका, 2 सिग्मा एक लोन पेयर sp2, जबकि ये सब क्या है 3 सिग्मा एक लोन पेयर, 3 सिग्मा 1 2 एक हाइड्रोजन के साथ, समझ में आया। ओके, वाटर अल्कोहल में कौन ज्यादा बेसिक होगा एक्वस मीडियम में, वाटर अल्कोहल ले लिया, अल्कोहल चाहो तो तुम ऐसा भी ले सकते हो, 2 डिग्री अल्कोहल भी ले सकते हो, 3 डिग्री भी ले सकते हो। बेसिक स्ट्रेंथ फिर से वही है, हर जगह पे ऑक्सीजन sp3 है, हर जगह पे ऑक्सीजन sp3 है, हर केस में ऑक्सीजन पे ही लोन पेयर है, तो पहला दूसरा कंसेप्ट नहीं लगेगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है ना, यहाँ पे 3 to 1 ही होता है अल्कोहल के केस में, यहाँ पे 213 231 कुछ नहीं है, क्या लिख देना है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ऐसे। यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओनली बेस्ड ऑन, अल्कोहल के केस में अगर हमेशा लोकलाइज क्या लिख दोगे,
ओनली बेस्ड ऑन प्लस आई, बस एक्वस मीडियम में मेंशन रहेगा तो भी यही करके आना है, चलेगा बिल्कुल, लेकिन वही है कि कौन पहले H प्लस ले रहा है, बस बात इतना है। ठीक है, अल्कोहल के केस में आप एलिफेटिक एमाइंस के केस में ये ऑर्डर रखना है, अल्कोहल के केस में तो 3 to 1 ही चलता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम ये सेम केस अल्कोहल में लगा देना। ओके, नाउ दैट्स ऑल, दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एक दो पेज छोड़कर अभी कुछ क्वेश्चंस और करने हैं, एक दो पेज छोड़कर। एलिफेटिक एमीन पे कुछ और क्वेश्चन करना चाह रहे हो क्या? एक दो तीन पेज छोड़ दीजिए, जो नोट्स भेजेंगे उससे देख के कर लेना है। लिखिए रेजोनेंस, 3 पेज भी छोड़ सकते हो, दिक्कत नहीं है, नोट्स भेज रहा हूं मैं। एसिडिक स्ट्रेंथ में भी एक दो पेज छोड़ने बोला था मैंने, वहां पे भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे इंडक्टिव पे, आप वहां अपडेट कर सकते हो। लिखिए रेजोनेंस, नाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटेंशन चाहिए मुझे इस कंसेप्ट पे, है ना? कोई लाइन अगर लग रहा है मिस हो रहा है, नहीं समझ में आया, प्लीज पूछिएगा। ठीक है, क्या लिखा? रेजोनेंस। देखो, सेम मॉलिक्यूल आयन के एक या एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल है बिकॉज ऑफ चेंज इन बॉन्डिंग पैटर्न, है ना? जैसे अगर आपको याद होगा, मैंने क्लास में बताया था, बेंजीन के स्ट्रक्चर में याद है 6 कार्बन होता था, आपस में कैसे बॉन्ड बनते थे इसके? sp2 ओवरलैपिंग से डायग्राम बनाया था क्लास में, बॉन्डिंग जब शुरू किया मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो क्लास फिर से वापस लेना पड़ेगा, 7 लेक्चर जिसमें है शुरू वाला पार्ट। तो उसमें आपस में कैसा होता था? sp2 ओवरलैपिंग से होता था, दिख रहा है? और इधर कैसे बॉन्ड बनता था बच्चे, याद है? sp2 1s से, sp2 1s से बनता था, ध्यान में है सबको? और हर कार्बन, चूंकि वहां sp2 है, तो वहां पे एक नया चीज क्या सीखने को मिलेगा? हर कार्बन के पास एक pz है, ये बात समझ में आ रहा है? इन ऑल कार्बन देयर इज ए, नहीं एम्प्टी भी नहीं है, sp2 है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन होता है, इन सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ऐसा देखा गया, ये पैरेलल p ऑर्बिटल्स अगर इस तरह से जुड़ जाए ऐसे, तो 3 पाई बॉन्ड बन गए। इस तरह से जुड़ने से जो स्ट्रक्चर सामने निकल के आएगा, मैं देखो यहाँ पे बना देता हूं, ऐसा स्ट्रक्चर निकल के आएगा, बॉन्ड लाइन डायग्राम बना दिया। और अगर ये सारे कार्बन, मतलब पैरेलल p ऑर्बिटल अगर इस तरह से जुड़ते, ये दोनों पहले जुड़ता, ये दोनों नहीं जुड़ के ये जुड़ते, फिर ये जुड़ते, और फिर ये जुड़ते, तो रेड वाले साइडवेज ओवरलैपिंग से ना दूसरा जो बेंजीन बन के निकल के आता, वो ऐसा होता। देखो, तो हो क्या रहा है, पैरेलल p सिस्टम, एक मॉलिक्यूल, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास एटलीस्ट 3 पैरेलल p हो, 2 में भी हो जाता है, बैक बॉन्डिंग का केस है वो, लेकिन कम से कम 3 पैरेलल p हो, कम से कम बैक टू बैक, लगातार 3 पैरेलल। यहां तो लगातार कितने हैं? 6 हैं। कितने पैरेलल p ऑर्बिटल्स हैं? 6 हैं। बेंजीन इस तरह से बना है, देखो ऐसे प्लेनर मॉलिक्यूल है, ऐसे दिख रहा है, ऐसे 6 मेंबर्ड रिंग है, और हर कार्बन के पास एक pz है, इस तरह से 6 pz है, पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है। दिस एंटायर ब्लैक लाइन ऑन द बोर्ड, एंड जो ब्लू लाइन है, आउट ब्लू वाले लोब्स हैं, हाफ बाहर है हाफ अंदर है, या ये पूरा ब्लैक लाइन हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पे इमेजिन करो, अगर ये पूरा ब्लैक वाला पार्ट हॉरिजॉन्टल है, तो हर कार्बन के पास pz है, 6 pz है जो एक दूसरे से पैरेलल है, px py नहीं है, सारे pz हैं, ऐसे मान लेते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास कंजुगेटिव pz होते हैं या कंजुगेटिव पैरेलल ऑर्बिटल्स होते हैं, p या d, pd बोथ, ओनली p चलेगा।
तो उनके साइडवेज डिफरेंट काइंड ऑफ साइडवेज ओवरलैपिंग की वजह से अलग अलग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, एंड दीज आर द स्ट्रक्चर नोन एज रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। एंड एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर है बेंजीन का, ये दोनों इमेजिनरी है, बस ड्रॉ करने के लिए, कॉपी में लिखने के लिए। एक्चुअल स्ट्रक्चर जो बेंजीन का है वो है रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसमें आप डबल बॉन्ड कैरेक्टर हर जगह दिखाते हो। डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसी को कुछ लोग बीच में सर्कल बना देते हैं, बस ऐसा। तो मैं बताऊं, दिस इज द रियल स्ट्रक्चर एंड दीज आर द इमेजिनरी स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट इज रेजोनेंस, है ना? A molecule or ion can have two or more than two structure, Lewis structure, है ना? Same molecule or ion can have two or more than two Lewis structure, है ना? Due to क्या? Due to different sideways overlapping of consecutive parallel p orbitals. Due to different sideways overlapping of consecutive parallel p orbitals. And because of different sideways overlapping of consecutive p orbital, we have different locations of pi bond, and we have the different structure, Lewis structure, and this entire process and phenomena is called resonance. मेरी बात आ रही समझ में? What is resonance and all? रेजोनेंस होने का अब कंडीशन क्या समझ में आ रहा है तुम्हारे दिमाग में? कंडीशन क्या लग रहा है? क्या रेजोनेंस का कंडीशन होना चाहिए? मॉलिक्यूल के पास 3 एटम तो कम से कम चाहिए, 3 4 5 10 भी एटम है चलेगा। हर एटम के पास क्या होना चाहिए? पी 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 ऐसे चलना चाहिए। समझ में आया? एंड वो सारे पी के डिफरेंट पैटर्न्स बन जाते हैं और उससे अलग अलग स्ट्रक्चर बन जाते हैं। अच्छा, ये सारे स्ट्रक्चर बस लिखने के लिए इमेजिनरी है। बेंजीन मॉलिक्यूल देखोगे ना, डिस्टिल्ड वाटर जैसा दिखता है, एकदम बहुत प्योर क्रिस्टल, मतलब वाटर दिखता है, एकदम डिस्टिल्ड वाटर, पूरा फुल वाइट, मतलब जैसे वाटर दिख रहे हैं। व्हाइट बोल रहा हूं मैं, वाटर का कोई कलर क्या बोल सकते हो? वाटर एकदम फुल ट्रांसपेरेंट बेंजीन लिक्विड दिखता है, और उसके अंदर इस तरह का, हम बोलते हैं कि इस तरह का रेजोनेंस हाइब्रिड है। उसके अंदर ये दोनों नहीं है ना? उसके अंदर हर मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व किया गया तो एक कार्बन, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन मिले। और पता है, बेंजीन को जब और अच्छे से ऑब्जर्व किया गया तो उसका बॉन्ड ऑर्डर भी 1.5 मिला है। मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर क्या है? कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर कितना है बच्चे? 1.5। अगर ये रियल स्ट्रक्चर होता बेंजीन का, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2, यहाँ 1, यहाँ 2 आना चाहिए था। कोई पूछता है कि और बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल क्यों है? तो एक्सप्लेनेशन इज नॉट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हो भी सकता है, लेकिन अभी 11th 12th के लेवल पे आप क्या बोल के आओगे? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। समझ में आ रहा है? बोलिए, लिखो। A molecular ion can have two or more than two. A molecular ion can have two or more than two Lewis structures. A molecular ion can have two or more than two Lewis structures because of different bonding patterns. Lewis structures, because of different bonding patterns, a molecular ion can have two or more than two Lewis structures because of different bonding patterns between consecutive parallel p orbitals. Between consecutive parallel p orbitals, ब्रैकेट में लिखोगे एटलीस्ट 2, सॉरी एटलीस्ट 3। क्या लिखा? बिकॉज ऑफ consecutive parallel p orbitals, ब्रैकेट में क्या लिखा? एटलीस्ट 3। ब्रैकेट के अंदर ही कॉमा देके लिखो, इन केस ऑफ बैक बॉन्डिंग 2 इज ऑल्सो गुड। ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है, इन केस ऑफ बैक बॉन्डिंग 2 पैरेलल p इज ऑल्सो गुड। ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा वो, है ना? इन केस ऑफ बैक बॉन्डिंग 2 पैरेलल p इज ऑल्सो गुड। ठीक है? देखो, जनरली थोड़ा डेफिनेशन ऐसे लिखाना चाहिए था, लेकिन मोस्टली p होता है इसलिए p ही बोला है। हमें ये लिखना चाहिए था, ए मॉलिक्यूलर आयन हैविंग 2 और मोर देन 2 लेविस स्ट्रक्चर्स, है ना,
बिकॉज ऑफ डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न्स, है ना, ड्यू टू, ये लिखा ना, डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न्स ड्यू टू कंजुगेटिव पैरेलल p ऑर्बिटल, समटाइम्स d भी इन्वॉल्व रहता है, तो ब्रैकेट में तुम यहाँ पे ऐसे d भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, बस वहां पे, मतलब सारे p ही कंजुगेटिव हो ऐसा जरूरी नहीं है, p p p p फिर d आ सकता है, ऐसा समझ गए, बिकॉज ऑफ द पैरेलल कंजुगेटिव p ऑर्बिटल, समटाइम्स d ऑल्सो टेकन। कम से कम कितना चाहिए, 3 चाहिए, लगातार चाहिए, समझ गए, ओके। और उसमें अलग अलग पैटर्न बन जाते हैं, है ना, पता है, जो डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न बनता है पैरेलल p ऑर्बिटल के बीच में, उस प्रोसेस को हम डीलोकलाइजेशन भी बोलते हैं। ये जो डिफरेंट, पहले इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ा फिर इधर भी जोड़ा, मतलब इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। सो ए मॉलिक्यूल or ion can have 2 or more than 2 Lewis structures because of different bonding pattern between parallel p or d orbitals, at least 3, in case of back bonding 2 is also good, bracket close, है ना, ठीक है। this phenomena is called resonance, this phenomena is called resonance, and the possible Lewis structures are called resonating structures. The possible Lewis structures are known as, this phenomena is known as resonance, and the possible Lewis structures are क्या, resonating, Lewis structures are also known as resonating structures, contributing structures, canonical structures, तीनों नाम लिख लो, canonical, है ना, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल, CANN होगा क्या, सिंगल, कैनोनिकल, ठीक है, चलो। द पॉसिबल लेविस स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो नोन एज रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, है ना, क्लियर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेविस स्ट्रक्चर, क्या डिफरेंस होगा दोनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, सिग्मा बॉन्ड में कोई चेंज नहीं है, सिग्मा बॉन्ड में, सिग्मा बॉन्ड जितना यहाँ 12 है, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12, सिग्मा बॉन्ड में कोई, पाई बॉन्ड में भी नंबर में भी चेंज नहीं दिख रहा है यहाँ, तो फिलहाल सिर्फ पाई बॉन्ड के लोकेशंस बदल गए, नंबर में भी चेंजेस नहीं दिख रहा है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट वाइज लिखना शुरू करेंगे। All the possible Lewis structures are imaginary. All the possible Lewis structures are imaginary. All the possible Lewis structures are imaginary, not real, है ना। All the possible Lewis structures are imaginary, not real, है ना। Resonance hybrid is the real structure of the molecule ion. Resonance hybrid is the real structure of molecular ion. Resonance hybrid are the real structure of molecular ions which are made by taking the contributions, which are made by, which is made by, which are no, which is made by taking the contribution of all the possible resonating structures. रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनता है, सब लोग यहाँ पे देखिए, ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, इसको बनाने के लिए इसकी भी कंट्रीब्यूशन ली गई, इसकी भी ली गई, दोनों की कंट्रीब्यूशन ली गई। कैसे ली गई बताओ, यहाँ देखो 1 2 कोई से सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, इसमें यहाँ डबल है, यहाँ सिंगल है, देखो यहाँ पे दोनों, कहीं सिंगल डबल रखा है क्या, पहला वाला में देखो यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल है, वहीं पर अगर ये 1 है ये 2 है, यहाँ भी ये 1 है ये 2 है, यहाँ भी ये 1 है ये 2 है, तो 1 2 के बीच में सिंगल, यहाँ डबल, यहाँ क्या दिख रहा है 1.5। मतलब जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा
उस मॉलिक्यूल आयन का जितने भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे सबका कंट्रीब्यूशन से बनेगा। और अच्छी बात है कि ये दोनों की अगर स्टेबिलिटी एक जैसी है तो दोनों का 50-50% कंट्रीब्यूशन लेंगे। अगर एक ज्यादा स्टेबल एक कम स्टेबल है, अभी पढ़ेंगे, एक टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ आरएस, कैसे डिसाइड करते हैं कौन सा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, ये भी पढ़ना है हमें। स्टेबिलिटी ऑफ आरएस है ना, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे डिसाइड करते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो ज्यादा स्टेबल रिजोनेटिंग, वो तो चलो फैक्टर की बात है, लेकिन अभी यहाँ पे बता रहा हूं, मोर स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल हैव मोर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। मोर स्टेबल, तो मैंने क्या लिखा है, रेजोनेंस हाइब्रिड इज द रियल स्ट्रक्चर विच इज मेड बाय टेकिंग द कंट्रीब्यूशंस ऑफ ऑल पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसी में आगे लिख लो, it is the most, resonance hybrid is the most stable structure. Resonance hybrid is the most stable structure. Real also, most stable also. मतलब resonance hybrid will be more stable with respect to all the possible resonating structures. एक मॉलिक्यूल के अगर 10 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो रेजोनेंस हाइब्रिड एक ही बनेगा। किसी भी मॉलिक्यूल के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने भी बन सकते हैं, लेकिन रेजोनेंस हाइब्रिड कितना बनेगा, एक बनेगा। अच्छा, उस मॉलिक्यूल आयन के जितने भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं सबसे कंट्रीब्यूशन लेंगे तब क्या बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। एंड रेजोनेंस हाइब्रिड इज द मोस्ट स्टेबल अमंग ऑल द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आल्सो। मतलब सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से भी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, रेजोनेंस हाइब्रिड। इसी में थोड़ा लिख सकते हो, रेजोनेंस हाइब्रिड विल हैव डीलोकलाइज्ड बॉन्ड्स, मतलब पार्शियल बॉन्ड्स दिखाना पड़ेगा। रेजोनेंस हाइब्रिड हैज डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। रेजोनेंस हाइब्रिड हैज कंप्लीट बॉन्ड नहीं होता, रेजोनेंस हाइब्रिड में डीलोकलाइज होता है, डॉट डॉट ऐसे दिखाना ही पड़ेगा हमें, समझ गए। रेजोनेंस हाइब्रिड हैज डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। नोट में लिखो, रेजोनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लाइक हाइब्रिडाइजेशन to explain the equivalent nature of bond. Resonance is very important concept like hybridization resonance is very important concept like hybridization to explain the equivalent nature of bond, to explain the equivalent nature of bond. फुल स्टॉप। इसी में आगे लिखो, ऑल्सो फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर लाइक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, also fractional bond order like molecular orbital theory can be explained with the help of resonance. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर का क्या लॉजिक था, NB - Na/2 करते थे तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 भी आता था। बताओ VBT में कहीं भी देखा हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल आया था? हाइब्रिडाइजेशन या VBT में ओवरलैपिंग से बॉन्ड ऑर्डर क्या बनते थे, 1 या 2 या 3। कभी तुमने हाइब्रिडाइजेशन VBT में नहीं देखा कि बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो गया। VBT और हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में देखा था तुमने कि बॉन्ड ऑर्डर क्या हो चुका है, फ्रैक्शनल। रेजोनेंस भी फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर को सपोर्ट करता है। एक दूसरा, दो बातें बच्चे यहां पे ध्यान देना, एक तो हाइब्रिडाइजेशन से पता चला कि बॉन्ड इक्विवेलेंट है। याद करो, VBT ऑफ मीथेन से 3 बॉन्ड एक जैसा दिखता था, एक बॉन्ड अलग दिखता था, क्योंकि VBT ऑफ मीथेन में 3 बॉन्ड बने थे 1s और p ओवरलैपिंग से, और एक बॉन्ड बने थे 1s 2s ओवरलैपिंग से, याद है। तो मीथेन का सारा बॉन्ड आइडेंटिकल है, ये VBT से नहीं चला, VBT ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंसेप्ट। जब हमने कार्बन को हाइब्रिडाइज किया, कार्बन के पास चारों क्या कर दिया हमने, sp3 बना दिया, तब 1s ओवरलैप हुआ। और चारों बॉन्ड कैसे बने थे मीथेन का, sp3 1s ओवरलैपिंग से, और वहां पे एक्सप्लेन हुआ था कि मीथेन के सारे बॉन्ड आइडेंटिकल है। तो हाइब्रिडाइजेशन हेल्प करता है बॉन्ड के इक्विवेलेंट नेचर को बताने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन इज द कंसेप्ट। सिमिलरली रेजोनेंस भी हेल्प करता है कि क्यों बॉन्ड इक्विवेलेंट नेचर का है। जैसे बेंजीन में सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड एक जैसे क्यों है, ये रेजोनेंस ने बताया है ना। अच्छा, बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल क्यों है, ये रेजोनेंस के बेसिस पे है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के वजह से भी बॉन्ड ऑर्डर क्या आया था, फ्रैक्शनल आया था। यहां तक समझ गए? बोलिए, फटाफट लिखिए,
किसी भी मॉलिक्यूल आयन के पास दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एंड, आपको याद है मैंने बोला था कि वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दो पार्ट में बढ़ जाते हैं। ये लिखे होगा सब लोगों ने, नहीं लिखा है अभी तक? लिखो लिखो जल्दी लिखो। लिखो जल्दी लिखो, अभी बहुत चलेगा, थ्योरी पार्ट है, एकदम अच्छे से समझना है रेजोनेंस को, है ना। मैं तो मान के चलता हूँ किसी को कुछ नहीं आ रहा है, अभी ज्यादा कुछ ऐसा लिखा नहीं है बोर्ड पे। लिखिए, अभी मैंने बोला हाइब्रिडाइजेशन अगर बॉन्ड ऑर्डर को इफेक्ट कर रहा है, इक्विवेलेंट नेचर बनाता है बॉन्ड को, तो हाइब्रिडाइजेशन कैन इफेक्ट बॉन्ड ऑर्डर आल्सो एज वेल एज बॉन्ड एनर्जी आल्सो, बॉन्ड एनर्जी को भी इफेक्ट करेगा, और है ना, लिख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैन इफेक्ट। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हम बोल पाते हैं बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल है, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे बोल पाते हैं बॉन्ड ऑर्डर आइडेंटिकल क्यों है, या बॉन्ड ऑर्डर आइडेंटिकल क्यों नहीं है, ये भी बोल पाते हैं। सारे बॉन्ड एक जैसे क्यों नहीं है, ये भी हम हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे बोल पाते हैं। मतलब ये कंपलसरी नहीं है कि सारे बॉन्ड एक जैसे हैं, सिर्फ इसको हाइब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कुछ बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है और किसी का कम है, ये हम भी हाइब्रिडाइजेशन से हेल्प कर सकते हैं। मतलब सारे बॉन्ड आइडेंटिकल होंगे, ये हम रेजोनेंस से एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। सारे बॉन्ड आइडेंटिकल होंगे, ये किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, रेजोनेंस से। बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल होगा, ये किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, रेजोनेंस से। रेजोनेंस से ये भी बता सकते हैं कि व्हाई सम बॉन्ड्स आर शॉर्टर एंड सम बॉन्ड्स आर लॉन्गर। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब रेजोनेंस कैन अफेक्ट बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी। क्लियर है? रेजोनेंस कैन गिव एक्सप्लेनेशन व्हाई बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल, resonance can give explanation why bond orders are same, resonance can give explanation why bonds are not equal, not equal भी बोल रहा हूं, why bond order are not equal, not same, ये सब रेजोनेंस बता पाता है। नाउ अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है, किसी भी मॉलिक्यूल के पास या आयन के पास दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अच्छा कौन से इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं, अच्छा ये बताओ, हर एटम के पास मेनली हमारा सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। हर एटम के पास जो कोर इलेक्ट्रॉन है वो सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा एटम के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो बॉन्ड बनाने के बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो पार्ट में बढ़ जाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही दो टाइप है ना, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल, टाइप्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल्स और आयंस। दो है देखो, एक है लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन, लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, और एक है हाई एनर्जी, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी मॉलिक्यूल के पास जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, एग्जांपल है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर लो एनर्जी एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सब हाई एनर्जी। एनी मॉलिक्यूल आयन हैज two types of electrons, high energy and low energy. सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर लो एनर्जी, रीजन क्या है देखो, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो दोनों न्यूक्लियस के बीचों बीच होता है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर लाइन ज्वाइनिंग द न्यूक्लियर एंड इन बिटवीन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर सो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय बोथ द न्यूक्लियर। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन हमेशा लीस्ट एनर्जेटिक होगा, समझ में है। लेकिन जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है या लोन पेयर, जैसे वाटर का बात करें, वाटर में ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के बीचों बीच है, तो ये दोनों लो एनर्जी है। ये दोनों कैसा इलेक्ट्रॉन है वाटर में, लो एनर्जी, लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन ये जो लोन पेयर है वाटर में, ये हाई एनर्जी है। मैं ऐसा क्लासिफाई कर दिया समझने के लिए। यहां पर इस केस में सिर्फ क्या है, इधर लोन पेयर दिखाई नहीं रहे तो क्या है, लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन। क्या है ये, लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन।
किसी भी मॉलिक्यूल के पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन है नेवर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस. Low energy electron never participate in resonance. In a molecule, if there is high energy electron and there is possibility to get parallel 3p, 3 parallel p के भी possibility है, तब रेजोनेंस होगा. मतलब रेजोनेंस होने के लिए दो बातें चाहिए, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसके अलावे क्या चाहिए, पैरेलल पी भी चाहिए. जैसे मान लो इथीन का बात करें, इथीन में बताओगे कौन सा इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी है, कौन सा लो एनर्जी है. इथीन में सिर्फ जो पाई बॉन्ड्स बने हैं ना, वो साइडवेज ओवरलैपिंग से बने. जितना भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है ना बच्चे, वो दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीचों बीच है. तो ये सारे लो एनर्जी हैं. लेकिन ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है ना इथीन में, वो साइडवेज ओवरलैपिंग से बन रहा है. एंड दैट्स व्हाई साइडवेज ओवरलैपिंग इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग. सो पाई इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो हाई एनर्जेटिक, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन. लोन पेयर एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स आर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन. क्लियर है? लोन पेयर एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स आर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन. लिखना शुरू कीजिए, मैं टाइम नहीं दूंगा अलग से लिखने का, जल्दी जल्दी लिखिए. किसी भी मॉलिक्यूल आयन के पास जितने भी लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस. बट इन ए मॉलिक्यूल आयन, इफ देयर इज हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन along with the other condition also. जैसे पता है ऑक्सीजन के पास हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन तो है, बट ये रेजोनेंस नहीं करेगा. वाटर में, वाटर में ऑक्सीजन के पास दो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, वाटर में ऑक्सीजन के पास दो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, बट ये रेजोनेंस नहीं करेगा. इवन इथीन में भी रेजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि इथीन में पैरेलल पी सिर्फ दो है. हमने क्या बोला था, समझ में आ रहा है? इथीन में पैरेलल पी कितने हैं, हमने क्या बोला, एटलीस्ट कितने चाहिए, 3 4 5 6 ऐसे चाहिए. ठीक है, तो ये मैं इसलिए पढ़ा है क्योंकि ये लाइन में लिखाना चाहता हूं अभी कि इन रेजोनेंस लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन विल नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस. लिखना शुरू करो, हो गया वो लाइन आगे का लिखो. इन रेजोनेंस लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन विल नॉट पार्टिसिपेट. इन रेजोनेंस लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन विल नॉट पार्टिसिपेट. अच्छा, आपको याद है इंडक्टिव में सिग्मा ही इन्वॉल्व था. इंडक्टिव इज सिग्मा ऑपरेटेड इफेक्ट, याद आ रहा है? कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा था इंडक्टिव के कैरेक्टरिस्टिक्स में, इंडक्टिव इज सिग्मा ऑपरेटेड इफेक्ट. इंडक्टिव इज सिग्मा ऑपरेटेड इफेक्ट, वो हो गया. फिर यहाँ क्या लिखा, इन रेजोनेंस लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन विल नॉट पार्टिसिपेट. दूसरा लिखो इसी में, इन रेजोनेंस हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन दैट इज लोन पेयर as well as pi electron can participate. In resonance high energy electron that is lone pair, in resonance sigma electron will not participate. थोड़ा फास्ट लिखो, मैं बोल रहा हूँ सुनो. 7-8 बार सेम लाइन रिपीट कर रहे हैं, फिर भी ब्लैंक है क्लास में. In resonance high energy electron that is lone pair, in resonance high energy electron that is lone pair and pi electrons can participate, है ना? इसी में आगे लिखो, if high energy electrons are present, if high energy electrons are present in at least 3 parallel p or d orbitals, in at least 3 parallel conjugative p or d orbitals, if high energy electrons are present in at least 3 parallel p or d orbital, if high energy electrons are present in at least 3 parallel p or d orbitals, they can jump from one p to other and so on. They can jump from one p to other and so on.
दे कैन जंप फ्रॉम वन पी टू अदर एंड सो ऑन. कौन सा इलेक्ट्रॉन? हाई एनर्जी, लो एनर्जी नहीं. दे कैन जंप फ्रॉम वन पी टू अनदर एंड सो ऑन. This is also called delocalization of high energy electron. This is also called delocalization of high energy electron. This is also called delocalization of high energy electron. This is also called delocalization of high energy electron. Full stop. इसी में आगे लिखो. So resonance is, अब देखो resonance का final definition है. So resonance is delocalization of high energy electron, that is lone pair and pi electrons. So resonance is delocalization of high energy electrons, that is lone pair and pi electrons, in consecutive parallel p or d orbitals. In consecutive parallel p or d orbitals. In consecutive parallel p or d orbitals. क्या रेजोनेंस है समझ में? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन का पैरेलल p में बिखर जाना, फैल जाना, क्या है रेजोनेंस? अब देखिए समझिए, अगर मैं ऐसे बोलूं, जैसे अभी बेंजीन का एग्जांपल लिया था, फिर से वही एग्जांपल ले रहा हूं, समझना. किसी ने ऐसे बोला कि बेंजीन का जितना भी पैरेलल p है उसमें इलेक्ट्रॉन्स है. बच्चे गौर कर इधर सब लोग. अगर किसी ने ये बोला, प्लीज प्लीज फोकस, बहुत मुश्किल से यहां तक पहुंचते हैं, अटेंशन मत हटाओ, ठीक है? अभी तुरंत आंसर मिलने वाला है, वाई रेजोनेंस. देखो इन सब के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी दो लिख दिया. अगर इसने ऐसे बॉन्ड बना लिया, मैं बोलता हूं सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटी है, समझना. अगर सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटी है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मान लो, तो बताओ इन दोनों इलेक्ट्रॉन को जो रेड वाले ऑर्बिटल्स में है, उसको सिर्फ ये दोनों कार्बन ही अट्रैक्ट करेगा? अरे सुनो, अगर ये वाले बेंजीन के तीनों पाई बॉन्ड कहीं नहीं जा रहे, बस वो दो कार्बन के बीच में ही लिमिटेड है. बेंजीन का जैसे इस तरह से अगर आपने बेंजीन बनाया और मैं बोल रहा हूं कि पाई इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जा रहा है, बस यही फिक्स्ड है, यही फिक्स्ड है. पाई इलेक्ट्रॉन्स आर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्योंकि साइडवेज ओवरलैपिंग इज वीक. आपको ये पता है सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है. सिग्मा बॉन्ड क्यों स्ट्रांग होता है? क्योंकि दोनों न्यूक्लियस के बीचों बीच होता है. सिग्मा बॉन्ड में दोनों न्यूक्लियस का ज्यादा अट्रैक्शन है, पाई बॉन्ड में दोनों न्यूक्लियस का उतना अच्छा अट्रैक्शन नहीं है. मैंने बोला था पाई बॉन्ड इस तरह से बनता है ना, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर above and below the nuclei. याद करो, कभी बताया था, नॉट बिटवीन द न्यूक्लियाई. सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर बिटवीन द न्यूक्लियाई, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर above and below the nuclei. कहां ज्यादा अट्रैक्शन है बताओ, सिग्मा इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन? दोनों न्यूक्लियस ने सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड करके रखा है, पाई इलेक्ट्रॉन को किसको ज्यादा अच्छे से होल्ड करके रखा है? दोनों न्यूक्लियस ने सिग्मा इलेक्ट्रॉन को. पाई इलेक्ट्रॉन को उतने अच्छे से होल्ड करके नहीं रखा है. अब दूसरा सिचुएशन, मैं बोलता हूं कि इन दोनों के बीच में जो पाई बॉन्ड है, इसके और इसके बीच में, अगर वो दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स, प्लीज एकदम अटेंशन यहाँ पे, फोकस, ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन अगर सिर्फ यहीं पर होता, कहीं और नहीं जाता, लिमिटेड टू दिस टू कार्बन ओनली, तो वी कैन से कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन को सिर्फ इन दोनों न्यूक्लियस ही अट्रैक्ट कर रहे हैं. गुड टू गो, जस्ट लाइक दिस. यहां पे बताओ पाई इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? यही दोनों कार्बन, बस. यस नो? और यहां पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? यही दोनों कार्बन जिसके बीच का सिग्मा बॉन्ड है. जिसके बीच का पाई बॉन्ड है वही दोनों एटम पाई बॉन्ड को, पाई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा. अगर ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन को यही दोनों कार्बन अट्रैक्ट करता है, एक ये सिचुएशन अट्रैक्शन का, इन दोनों को भी यही दोनों अट्रैक्ट कर रहा है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ये दोनों अट्रैक्ट कर रहा है. गुड टू गो. एक सिचुएशन ऐसा आ गया कि हम क्या कर रहे हैं, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चे, कितने? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है. मैं बोल रहा हूं कि सारे पाई इलेक्ट्रॉन आपस में घूम रहे हैं, डिसलोकेट होते जा रहे हैं, मतलब स्कैटर्ड हैं.
ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहां था पहले, ये दोनों इधर था, ये दोनों इधर था। अभी क्या हुआ, सारे पाई इलेक्ट्रॉन आपस में पूरे के पूरे शिफ्ट हो रहे हैं, पूरा डीलोकलाइज हो रहा है। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स थ्रू आउट द मॉलिक्यूल। 6 के 6 इलेक्ट्रॉन अब किसी दो कार्बन के बीच में फिक्स नहीं है। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी नाउ अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियाई ऑफ ऑल द एटम। पहले क्या हो रहा था, इन दोनों को सिर्फ ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे थे, ये पाई इलेक्ट्रॉन को ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे थे, ये दोनों को, ऐसे चल रहा था। लेकिन रेजोनेंस एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को पूरे मॉलिक्यूल में बांट दिया, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को पूरे मॉलिक्यूल में बांट दिया। इससे क्या होता है, नाउ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड बाय ऑल द न्यूक्लियाई, मोर अट्रैक्शन मोर स्टेबिलिटी, जैसे सिग्मा ज्यादा स्टेबल था। तो रेजोनेंस एक ऐसा फेनोमेना है जो मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है, और इलेक्ट्रॉन अपने आप, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरे मॉलिक्यूल में बैठ फैल जाता है। पूरे मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है सबके पास फैल जाता है। लेकिन सबके पास जाने के लिए कंडीशन है, पैरेलल पी चाहिए। मेरे बात समझ रहे हो, क्या चाहिए, पैरेलल पी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? So when there is delocalization of high energy electron in parallel p or d orbitals, no doubt all the nuclei is going to attract all the high energy electron, more stable, more attraction, more stability. Resonance is always stabilizing factor. जहां रेजोनेंस हो गया मॉलिक्यूल को थोड़ा स्टेबिलिटी मिल गई। जैसे अगर बेंजीन को हम बोलते कि नहीं ये साइक्लोहेक्साट्राइन है, जहां कोई रेजोनेंस नहीं है, और जहां पे डीलोकलाइज है रेजोनेंस हाइब्रिड, ऑब्वियसली रेजोनेंस हाइब्रिड ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन जो 6 के 6 हैं पूरे मॉलिक्यूल में बैठ गए। क्लियर है? सो क्या हम बोल सकते हैं, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, all the high energy electron now attracted by all the nucleus, more stability, more attraction, more stability. अगर बेंजीन में रेजोनेंस नहीं होता बच्चे, तो बेंजीन हाईली स्टेबल नहीं होता। रेजोनेंस के वजह से हाईली स्टेबल है, और एक कंसेप्ट एरोमेटिक भी है, वो तो है ही। समझ गए? लिखिए। तो क्या डिफिनेशन लिखा तुमने, डीलोकलाइजेशन ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन पैरेलल पी और डी इज कॉल्ड रेजोनेंस। नाउ यू गॉट व्हाई देयर इज डीलोकलाइजेशन, क्यों होता है डीलोकलाइजेशन, टू गेट द स्टेबिलिटी। लिखिए, when high energy electrons are delocalized throughout parallel p orbitals, when high energy electrons are delocalized in parallel p orbitals, when high energy electrons are delocalized in parallel p orbitals, when high energy electrons are delocalized in parallel p orbitals, now these electrons are attracted by all the nuclei. Now these electrons are attracted by all the nuclei. Now these electrons are attracted by all the nuclei. More attraction, more stability. More attraction, more stability. More attraction, more stability. So resonance is the phenomena which will stabilize the given molecular ion if there is resonance. So resonance is the phenomena which will stabilize the molecular ion if there is resonance. If there is resonance. समझ में? रेजोनेंस हाइब्रिड में एक्चुअली वही होता है। रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या होता है, पूरे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन पूरे मॉलिक्यूल में फैल जाता है। समझना? सो रेजोनेंस इज द स्टेबलाइजिंग फैक्टर फॉर द गिवन मॉलिक्यूलर आयन इन विच देयर इज रेजोनेंस। जहां भी रेजोनेंस होगा वहां ओवरऑल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, जहां भी रेजोनेंस होगा ओवरऑल स्टेबिलिटी उस मॉलिक्यूल आयन का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? नो लिसन टू मी। मुझे एक बात बताओ, रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में
हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड होता है। आपने देखा होगा बेंजीन का जो दो स्ट्रक्चर बनाया हमने, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड नॉट डीलोकलाइज्ड। देखो ऐसा बनाया था ना बेंजीन का दोनों स्ट्रक्चर, बोलो। यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी फिक्स है दो एटम के बीच में, पाई इलेक्ट्रॉन भी 6 के 6 दो दो एटम के बीच में बढ़ गए। लेकिन रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या हुआ, अब देखो इसका एग्जैक्ट अच्छा वाला एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि व्हाई रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोस्ट स्टेबल। इन सब में क्या हो रहा है, इस हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ये दोनों अट्रैक्ट कर रहा है, क्या रिमेनिंग 4 कार्बन अट्रैक्ट कर रहा है इसको? नहीं। इसको, इन दोनों को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? सिर्फ ये दोनों कार्बन। क्या रिमेनिंग कर रहा है? तो यहां पे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बाय द रिस्पेक्टिव न्यूक्लियाई कार्बन लेस है। यहां क्या है, पूरे के पूरे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स को सारे कार्बन का न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोस्ट स्टेबल। रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोस्ट स्टेबल। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट बनाया गया है, तो थ्योरी, लेकिन बहुत सारे लॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स को ये जस्टिफाई करता है। ऑर्गेनिक मैकेनिज्म को इतना प्यारा तरीके से समझ में आता है अगर आपको रेजोनेंस समझ में आ रहा है तो। ठीक है, क्यों कार्बोकेटायन बना, क्यों क्या हो रहा है, कौन सा इंटरमीडिएट बना, बहुत सारे कंसेप्ट है जो एक्सप्लेन हो जाते हैं। सो यू गॉट व्हाई रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोस्ट स्टेबल। व्हाई नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर दैट मच स्टेबल? क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में सिग्मा तो लोकलाइज्ड है ही, पाई भी लोकलाइज्ड ही है, सारे पाई बॉन्ड हर जगह पे नहीं। गुड टू गो, बोलिए। नाउ लिखो, more delocalization of high energy electron, more is the stability। क्या लाइन बोल सकते हैं? more is the delocalization of high energy electron, more is the stability। more is the delocalization of high energy electron, more is the stability of resonance hybrid। क्या इसी लाइन को दूसरे तरीके से बोल सकते हैं? more is the resonating structures, मोर डिलोकलाइज। जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना उतना ही ज्यादा रेजोनेंस हुआ, उतना ही ज्यादा डिलोकलाइजेशन हुआ। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि मोर इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर ए गिवन मॉलिक्यूल आयन, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ गिवन मॉलिक्यूल आयन, दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। मोर इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ, मोर इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, more is the stability of given molecule ion। now एक और पॉइंट यहाँ पे देखो, फ्यूचर में जब थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेंगे तो इस पॉइंट को और रिफाइन करने वाला हूं मैं। सब इधर इधर ध्यान देना, सब इधर इधर इधर, फोकस फोकस, इधर अटेंशन। ये लाइन अभी क्या बोला, जितनी ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। इससे ज्यादा प्रिसाइज लाइन क्या है समझना, more is the possible stable resonating structure। टोटल नंबर मायने नहीं रखता, अभी आगे फ्यूचर में बताएंगे कि फेनॉक्साइड के 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं और कार्बोक्सिलेट आयन के 2 ही बनते हैं, लेकिन ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो टोटल नंबर ऑफ आरएस मैटर तो करता है, जितना ज्यादा आरएस उतना ज्यादा स्टेबल। बट कभी कभी आरएस एक दो तीन भी है और स्टेबिलिटी ज्यादा दे देता है विथ रिस्पेक्ट टू हैविंग RS 5 6 7। so it is not total number of RS which will stabilize the overall molecule, it is the number of stable RS, it is the number of aromatic type RS। RS मतलब resonating structures है ना, तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेना। टोटल RS ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, ये है। इसमें मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये 100% करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर ये 100% करेक्ट होता तो फ्यूचर में देखेंगे इसके 5 RS बनते हैं, इसके 2 ही बनते हैं, लेकिन स्टेबल ये ज्यादा है। 100 में से 80-90 क्वेश्चन पहला कंसेप्ट से बन जाता है कि मोर RS मोर स्टेबिलिटी, मोर RS मतलब मोर डीलोकलाइजेशन। जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन हुआ बच्चे, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन पूरे मॉलिक्यूल में फैल गया, स्टेबिलिटी बढ़ गई। समझ में आया? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। लिखो, मोर इज द नंबर ऑफ स्टेबल RS, more is the number of stable RS। इसी में लिखना, more is the number of equivalent RS, more is the number of aromatic type RS, more is the number of stable RS, more is the number of equivalent RS। बताएंगे equivalent क्या होता है?
more is the number of stable RS, more is the number of equivalent type RS, more is the number of aromatic type RS, more is the stability of the given molecule ion. मतलब ये कंप्लीट कंसेप्ट है, सिर्फ टोटल आरएस से डिसाइड नहीं करते, सिर्फ टोटल आरएस से डिसाइड नहीं करते. नाउ लिखिए कंडीशन फॉर रेजोनेंस. और भी पॉइंट्स आ सकते थे यहाँ पे, लेकिन चलो धीरे धीरे आगे बढ़ाता हूँ, सारे पॉइंट्स एक ही जगह पे नहीं रखते. क्या लिखा? कंडीशन फॉर रेजोनेंस बच्चे, कंडीशन फॉर रेजोनेंस. देखो कुछ लोग तो बोलते हैं हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और कम से कम एटलीस्ट 3 पैरेलल पीडी होना चाहिए, चलेगा? यही तो शुरू से बताते आ रहे हैं, समझ में आया? इसी को नया नाम दिया जाता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम. इसी का दूसरा नाम क्या है? कॉन्जुगेशन. ठीक है, लिख लो. पहला मतलब स्टार देके लिखो, एटलीस्ट 3 पैरेलल कंजुगेटिव पी और डी, 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 एंड हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन देम. हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. उसमें क्या होना चाहिए? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स भी होना चाहिए. ठीक है. दूसरा कंडीशन क्या बोलते हैं, मतलब दूसरा नहीं, उसी का दूसरा वर्जन है. दूसरा क्या है? मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर. इसी में all atom consecutive in the molecule sp or sp2, all atom in the molecule consecutive sp or sp2, there must be conjugation, there must be conjugation, there must be conjugation. मतलब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? इसी का दूसरा वर्जन है कि सारे मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल का कुछ पार्ट तो प्लेनर हो, पूरा हो तो भी है, थोड़ा पार्ट भी अगर प्लेनर है तो हो जाएगा. कंप्लीट मॉलिक्यूल प्लेनर होना जरूरी नहीं है रेजोनेंस के लिए, थोड़ा पार्ट भी प्लेनर है तो हो जाएगा. ये हो सकता है पूछ दे कि फॉर रेजोनेंस मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, पूरे मॉलिक्यूल का प्लेनर होने का जरूरत नहीं है, समझ गए? सो फॉर रेजोनेंस क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, शुड बी प्लेनर, थोड़ा पार्ट भी है तो चलेगा. मॉलिक्यूल का हर एटम क्या होना चाहिए? sp या sp2 होना चाहिए. हर एटम मतलब ये भी जरूरत नहीं है, थोड़ा पार्ट भी होगा लगातार, मतलब sp2 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 फिर इधर आ गया sp3, चलेगा. आधा पार्ट भी, कम से कम 3-4 एटम लगातार क्या होना चाहिए? sp या sp2, कम से कम 3-4. थोड़ा पार्ट भी प्लेनर है, 4-5 एटम का साइड वाला पार्ट प्लेनर है तो हो जाएगा रेजोनेंस. और क्या? देयर मस्ट बी कंजुगेशन, देयर मस्ट बी कंजुगेशन. इट इज नॉट नेसेसरी दैट कंजुगेशन मस्ट बी इन एंटायर मॉलिक्यूल, थोड़ा पार्ट में भी कंजुगेशन है तो भी हो जाएगा. नाउ व्हाट इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम? कॉन्जुगेटेड सिस्टम देखो, लगातार जो है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ऐसे होना चाहिए. एक भी चलेगा, 2, 3, 4 जितने भी है चलेगा, समझना. कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? इधर सब लोग ध्यान दीजिए. पाई सिग्मा पाई, पता है ये पार्ट भी है तो कंजुगेशन है, हो गया कंजुगेशन. सिर्फ इतना पार्ट है तो भी कंजुगेशन, इतना पार्ट है तो भी कंजुगेशन, सिर्फ यही है तो नहीं, सिर्फ पाई आ गया ना. डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये भी कंजुगेटेड कहलाएगा. डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इतना पार्ट भी कंजुगेशन कहलाएगा. इस पार्ट में है कंजुगेशन, ये पूरा भी कंजुगेटेड सिस्टम है. डबल सिंगल डबल सिंगल डबल,
ये पूरा भी कॉन्जुगेशन है। यहां जो ग्रुप है ना बच्चे, इसमें एक खासियत होना चाहिए, सेंट्रल एटम है ना के पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1p होना चाहिए, एटॉमिक वाला। सेंट्रल एटम के पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1p। या फिर तुम बोल सकते हो कि सेंट्रल एटम sp2 या sp होना चाहिए, या फिर सेंट्रल एटम कैन हैव पाई बॉन्ड। अच्छा, सेंट्रल एटम ने पाई बॉन्ड इधर नहीं बनाया, किसी और के साथ बना रखा है। ग्रुप का सेंट्रल एटम किसी और के साथ पाई बॉन्ड बना रखा है। गुड टू गो। ग्रुप के सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है, ग्रुप के सेंट्रल एटम के पास एम्प्टी p है, हाफ फिल्ड p है, ग्रुप के सेंट्रल एटम के पास नेगेटिवली चार्ज्ड है ना, फुल्ली फिल्ड p है, ये सब है। अगर ऐसा है तो कॉन्जुगेशन में कहलाता है। डबल सिंगल, यहां जो ग्रुप जोड़ा है उसके सेंट्रल एटम के पास क्या चाहिए, कम से कम एक पी तो चाहिए। और या फिर अच्छा, कम से कम एक पी कैसे आ जाएगा इसके पास, अगर सेंट्रल एटम sp2 और sp है तो आ जाएगा उसके पास एक पी। गुड टू गो। बॉन्डिंग बहुत तगड़ा होना चाहिए यहाँ पे। अगर ये sp3 होता तो किसी भी सेंट्रल एटम के पास एक s और 3 p होता और सब बॉन्डिंग में जा चुका है, तो इसके sp बचता ही नहीं। बॉन्डिंग अच्छा होना चाहिए। फिर बोल रहा हूं, अगर सेंट्रल एटम sp3 होता तो उसके sp नहीं बचा होता। मतलब हो सकता है कि डी भी हो जाए, एक पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पी, डी भी हो सकता है। अच्छा बताओ, सेंट्रल एटम ने पाई बॉन्ड बनाया तो साइडवेज ओवरलैपिंग से तो बनाया होगा, तो पी तो आ ही गया उसके पास। सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है, वो लोन पेयर पी में ले लेंगे हम, जो लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है उसको पी में ले लेंगे, पैरेलल पी में। एम्प्टी ऑर्बिटल है, हाफ फिल्ड है, वो भी किस में ले लेंगे, हाइब्रिड में नहीं लेने वाले। सेंट्रल एटम का एक पी, अगर इधर इतना कॉन्जुगेशन है बच्चे, तो सेंट्रल एटम का लोन पेयर को भी पी में रखना चाहिए ताकि वो डिलोकलाइज हो जाए, स्टेबिलिटी बढ़ जाए। क्या है कॉन्जुगेटेड सिस्टम, सबको समझ में आया। लगातार क्या होना चाहिए, डबल सिंगल ऐसे चलना चाहिए। और कोई ग्रुप अगर कनेक्टेड है तो उसके सेंट्रल एटम के पास क्या क्या होना चाहिए। और जब ये आपको समझ में आ रहा है तो इसके बेसिस पे हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। देखो क्लास कैसे चल रहा है, मेरा बात समझो। रेजोनेंस क्या है, क्यों है, आज हमने ये डिस्कस किया है। क्या है, क्यों है, कहां है, ये भी अभी चल रहा है। व्हाट इज रेजोनेंस, व्हाई रेजोनेंस, ऑब्वियसली स्टेबिलिटी बढ़ते हैं, एंड वेयर इज रेजोनेंस। अभी वेयर का आंसर चल रहा है, वेयर इज रेजोनेंस। वेयर में भी और आएगा, पाई पाई कॉन्जुगेशन, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई रेडिकल, ये सब आएगा टाइप्स में। फिर आएगा हाउ रेजोनेंस। हाउ का भी थोड़ा बहुत आंसर है आपके पास। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को पी में पूरा फैला दो, लेकिन उसका एक पैटर्न है, प्रॉपर एरो बना के दिखाना पड़ेगा हमें, कहां से कहां जा रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक एटम से उठ के कैसे कैसे कहां थर्ड पे जा रहा है, फिफ्थ पे जा रहा है, वो तरीके से दिखाना पड़ेगा हमें। क्लियर है। कल इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ओके